तो हेलो स्टूडेंट्स, कम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के बारे में। बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। तो डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़े इसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई ये लेक्चर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट आज हम देखेंगे और सेकेंड पार्ट आने वाले वीडियो। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे बता दें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से पहले 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 से लेके 6 तक अगर कोई भी डाउट है तो वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम फोकस करते हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के ऊपर। तो एज इट इज रिटन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है वो है अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसमें बेसिकली दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है कॉन्स्ट्रक्टर और एक होता है कंस्ट्रक्टी। कंस्ट्रक्टर यानी वो पर्सन जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज बनाने का, डैम बनाने का, रोड बनाने का, हॉस्पिटल, एनी हाउसिंग सोसाइटी। और कॉन्ट्रैक्टी वो पर्सन है जिसने कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया है। यानी अगर मैं कंस्ट्रक्टर हूँ, ये मेरा काम है, रोड, ब्रिज, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, कॉम्प्लेक्सेस, बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो आप मेरे कस्टमर यानी कॉन्ट्रैक्टी हो, जो आप मेरे को कॉन्ट्रैक्ट देने आए। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेपरेटली इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों हम इसको सेपरेटली स्टडी करते हैं। तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले थोड़ा सा रफ वर्क करके इसको अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि एक पर्सन वो होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है ना। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं तो आप मेरे पास आए। तो दूसरा पर्सन कौन होगा? कॉन्ट्रैक्टी यानी मेरा कस्टमर, जिसको कुछ कंस्ट्रक्शन करवानी है। ये हो गया कस्टमर या कॉन्ट्रैक्टी। ओके, तो मान लो कि ये जो कॉन्ट्रैक्टरी है, ये जो कस्टमर है, वो कॉन्ट्रैक्टर के पास आता है और कहता है कि भाई हमें ना एक हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करवानी है। हाउस कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ये आता है। और उस हाउस कंस्ट्रक्शन में मान लो कि हमें 10 फ्लोर्स की 10 बिल्डिंग्स बनानी है। फ्लैट सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया, सो हमें फ्लैट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो ठीक है, 10 फ्लोर्स की हमें 10 बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो दिक्कत ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमें रिसीव हुआ, अब ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ये 1 साल में तो कंप्लीट हो नहीं सकता। अगर तो ये 1 साल में कंप्लीट होने वाला कॉन्ट्रैक्ट होता, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। तब तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जैसा कोई स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, आपके जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं, वो बहुत लॉन्ग पीरियड के होते हैं। 2, 3, 5, 10 साल भी लग सकते हैं। तो क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए दिक्कत ये आती है कि हमें पता नहीं चलता कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला, इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी, इसकी वैल्यू हम कब-कब, कौन-कौन से फाइनेंशियल ईयर में कितनी-कितनी लिखेंगे। जैसे कि प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मान लो इस पर्सन ने कहा कि 10 फ्लोर्स वाली 10 बिल्डिंग बनाने के लिए हम आपको 50 करोड़ रुपीस देंगे। अब ये जो 10 बिल्डिंग्स मैंने बनानी है 10 फ्लोर्स की, ये 1, 2 या 3 साल में तो होगी नहीं, ज़्यादा टाइम लगेगा। मान लो चलो 3 साल।
इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेरे को लग रहे हैं 3 इयर्स। अब अगर मेरे को 3 इयर्स लग रहे हैं, तो ये जो 50 करोड़ मेरा रेवेन्यू है, ये तो मेरी एक सेल का रेवेन्यू है ना। मतलब मैंने एक ही सामान बेचा ना, एक ही बार मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, तो इस 50 करोड़ को मैं कब रिकॉग्नाइज करूं, कब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूं? तो क्योंकि ये 3 इयर्स में डिवाइडेड है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ये हमारा हो गया सेकंड फाइनेंशियल ईयर, और ये हमारे पास हो गया थर्ड फाइनेंशियल। तीनों फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो कैसे करें, इस रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करें? कैसे करें कि पहले साल 10 करोड़, उसके बाद 20 करोड़, बाकी बचा हुआ पैसा 20 करोड़ यहाँ रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो बन गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा होगा क्या? नहीं ना। या फिर क्यों ना ऐसा करें कि हम जैसे जैसा कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे, जितनी जितनी बिल्डिंग बनती जाएगी, जितना जितना हमारा काम होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे। पहले साल हमने 10 करोड़ तक का वर्क कंप्लीट करके दिखा दिया, तो हमें 10 करोड़ रुपए मिल गए। उसके बाद हमने मान लो 10 करोड़ का और कंप्लीट करके दिखा दिया, तो दूसरे साल भी हमें 10 करोड़ की इनकम रिकॉग्नाइज हो गई। और फिर बाकी बचा हुआ काम हमने थर्ड ईयर में कर दिया, तो बाकी कितने पैसे बचे? 30 करोड़। थर्ड ईयर में हमें 30 करोड़ मिल गए। यानी ऐसे भी तो पॉसिबल है ना कि हम जो वर्क है जैसे जैसे करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे किए हुए वर्क का पैसा मिलता जाएगा और हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। बस हमें शो करना होगा कि हमने इतना वर्क कंप्लीट कर दिया। तो 10 10 30, पहले साल मैंने 10 करोड़ का काम किया, मेरे को 10 करोड़ मिल गए। अगले साल मैंने 20 करोड़ तक का काम कर दिया, इसमें से 10 करोड़ ऑलरेडी मिल चुके हैं, 10 करोड़ और मिल जाएगा। और फिर थर्ड ईयर जो लास्ट ईयर था, उसमें मैंने बचे हुए 50 करोड़ तक का काम कर दिया। इसमें सिंपल 30 करोड़ मिल चुका है, 50 करोड़ का मैंने काम कर दिया, तो 30 करोड़ हमें और मिल जाएगा। ये तो बात हुई रेवेन्यू की। कोस्ट की बात अगर हम करने को आए, तो कोस्ट का कॉन्सेप्ट भी सिंपल है कि जितने जितने का आपने रेवेन्यू अर्न किया, उसको अर्न करने के लिए जितना खर्चा आपने किया, उसको रिकॉर्ड कर दो। समझे कि नहीं? है ना? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, है ना? ये सब कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक्स हैं अकाउंटिंग करने के, वो आपको फॉलो करने हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जितना खर्चा आपने किया, उससे रिलेटेड उसकी इनकम भी जनरेट हो जानी चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट हम फॉलो कर रहे हैं ना। जितना खर्चा हमने किया बिल्डिंग बनाने में, जितना वर्क हमारा टोटल बिल्डिंग का कंप्लीट हो गया, उसका खर्चा भी हम यहाँ पर लिखेंगे ना। उससे रिलेटेड इनकम मैंने यहाँ लिख दी। या फिर ये कह लो कि जितनी इनकम मेरे को मिली अकॉर्डिंग टू दी वर्क, जितना मैंने कंप्लीट किया, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए जितना मैंने खर्चा किया होगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही सेकेंड ईयर में जितनी इनकम हमने जनरेट की, जितना वर्क कंप्लीट हुआ, उसके अकॉर्डिंग खर्चा किया, उसके अकॉर्डिंग इनकम मिल गई। ऐसे ही थर्ड ईयर में भी जो खर्चा हमने किया, उसके रिलेटेड हमें इनकम मिल गई। तो इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि ये जो अकाउंट्स है कंस्ट्रक्शन वर्क के, वो एक साल के लिए नहीं, काफी सालों के लिए चलते हैं। और किस साल में कितना रेवेन्यू, किस साल में कितनी कॉस्ट हमें रिकॉग्नाइज करनी है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब थोड़ा दिमाग में पल्ले पड़ रहा होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इंट्रोड्यूस आखिर किया क्यों गया। तो बेसिक रीजन यही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है ना, वो बेसिकली फोकस करता है कि किस किस ईयर में हमें कितना रेवेन्यू और किस ईयर में हमें कितनी कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है, रिकॉग्नाइज करनी है। अब जब मैंने 50 करोड़ की बात की, तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको फिक्स करने का, उसके प्राइस को डिसाइड करने के ना दो मेथड्स होते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान देते हैं, फिर हम अपना थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू करेंगे और कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट
प्राइस। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना, वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। यानी कंस्ट्रक्शन करने का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वो एक तो होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट और सेकंड होता है कॉस्ट प्लस। फिक्स्ड कॉस्ट एंड कॉस्ट प्लस, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर 2 मेथड आ जाते हैं। एक, इसमें जितनी कॉस्ट डिसाइड कर ली गई उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बन जाएगा फिक्स्ड, नो चेंजेस। इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई एस्केलेशन क्लोज ऐड नहीं किया जाएगा। यानी जो प्राइस बिगिनिंग में डिसाइड हो गया उसी प्राइस पे सारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके हमें देना होगा। कि मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती रहेंगी, फ्लक्चुएशंस के कारण अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो मैंने डिसाइड किया था मेरा खर्चा उससे ज्यादा हो गया, तो मैं अपने कस्टमर से ज्यादा पैसे नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि मैंने फिक्स्ड के ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। फ्लक्चुएशंस के कारण अगर कॉस्ट जो हमने डिसाइड की है उससे कम खर्चा हुआ मेरा, तो प्रॉफिट भी हो सकता है, सारा प्रॉफिट और लॉस मेरा होगा। तो ये होता है फिक्स्ड मेथड। दूसरा होता है फिक्स्ड विद एक्सक्लेशन। विद एक्सक्लेशन का मतलब है कि इसमें हम एक क्लॉज ऐड करेंगे। वो क्लॉज किस चीज का होगा कि भाई जो फिक्स्ड खर्चा है जो हमने डिसाइड कर लिया वो उतना रहेगा, लेकिन अगर कुछ फ्लक्चुएशंस हुई, फ्लक्चुएशंस के कारण प्राइस अप डाउन हुआ, तो चेंजेस करने पड़ सकते हैं। लेबर महंगी हो गई, वेजेस बढ़ गई, या फिर कॉस्ट मटेरियल महंगा हो गया, क्योंकि फ्लक्चुएशंस होती रहती है, तो खर्चा हम थोड़ी बियर करेंगे, काम आपका, हम क्यों बियर करें। तो दैट इज वाई अगर फ्लक्चुएशंस होती हैं तो एस्केलेशन क्लॉज के साथ उस प्राइस को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है। और दूसरा क्या है? कॉस्ट प्लस। कॉस्ट प्लस का मतलब है कॉस्ट प्लस मार्जिन। मतलब जितना खर्चा होगा वो तो कस्टमर को देना ही होगा, हम उसमें प्लस अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देंगे। प्रॉफिट मार्जिन तो ठीक है, लेकिन कॉस्ट का मतलब क्या है? जितना खर्चा होता जाएगा उतना देते जाएं। अब कस्टमर इतना तो बेवकूफ नहीं होगा, इतना 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 तो बेवकूफ नहीं होगा कस्टमर कि भाई जितने पैसे हम बोलें कि खर्चा इतना हुआ वो उतने पैसे देता जाए, तो पॉसिबल नहीं है, है ना। अगर हमने कोई और खर्चे दिखा दिए, ज्यादा खर्चे दिखा दिए, तब तो हमारा बहुत बेनिफिट हो जाएगा, कस्टमर को चूना लगा देंगे हम। लेकिन कस्टमर इतना बेवकूफ तो नहीं होगा ना। तो कॉस्ट प्लस मार्जिन का मतलब क्या? कॉस्ट मतलब जितना खर्चा हुआ, कस्टमर तो बोलेगा कितना खर्चा हुआ हमें कैसे पता, आपने कोई और खर्चा इसमें ऐड कर दिया जो हुआ ही नहीं। तो हम सिंपल कहेंगे ना, आप कॉस्ट ऑडिट करवा लीजिए, आपके पास कॉस्ट ऑडिट का ऑप्शन है, हम खर्चे दिखाएंगे और वो खर्चे हुए होंगे। आपको लगता है कि अगर वो खर्चे नहीं हुए तो कॉस्ट ऑडिट करवा लीजिए, हमें कोई हर्ज नहीं है। आपको कोई मर्ज है तो चेक करवा लीजिए, है ना। तो कॉस्ट प्लस मार्जिन का मतलब है कि जितना खर्चा आएगा में हम अपना मार्जिन ऐड करेंगे। मान लो 10%, 12%, जो भी हमें प्रॉफिट मार्जिन चाहिए होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में अप एंड डाउन आते रहते हैं। ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं उसमें कई बार एडिशन भी होती है, कई बार चेंजेस भी करने पड़ते हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को एक कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ता है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन वर्क को हमें एक प्रोजेक्ट मानना पड़ता है, और एक प्रोजेक्ट को, एक कंस्ट्रक्शन वर्क को हमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मानने पड़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में आपको सीखनी है। तो क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो चुकी है कि हम आखिरकार करने क्या वाले हैं, तो अब हम थोड़ा सा इसको ना डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि आखिरकार इसमें लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास है ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 रिवाइज्ड, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट।
came into force in respect of all construction contracts entered into on or after 1st April 2003। सबसे पहले तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7 है, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1 अप्रैल 2023 को। इस टाइम पर या इस टाइम के बाद जितने भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एग्री होंगे, उस पे ये रूल, ये स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना है। अब ये कहता क्या है? दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ हम कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, कस्टमर की नहीं। तो ये एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट डिफरेंट वेज, डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराएगा और बताएगा कि कॉन्स्ट्रक्टर को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कब किस चीज का कैसे रिकॉग्निशन करना है, कैसे रेवेन्यू और कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है। दिस स्टैंडर्ड मेनली डील्स विद द एलोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सिंपल, जैसे कि मैंने बताया कि ये बेसिकली किसके ऊपर फोकस करेगा? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के ऊपर, दैट्स इट। और किसी चीज के ऊपर ये ज्यादा ध्यान नहीं देगा। To accounting period in which the construction work is performed and the recognition of revenue and expenses in the profit and loss account। जितने पीरियड तक काम चलेगा उतने पीरियड तक का ये सारा डिटेल आपको बताएगा कि कैसे कैसे कौन सा रेवेन्यू, कौन सा एक्सपेंस, कौन सी कॉस्ट किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रैक्टिस। वेरी इंपॉर्टेंट। का मेन मकसद क्या है? का मेन मकसद है कि अकाउंटिंग को स्टैंडर्डाइज करना। दैट इज वाई इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं ना। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब है कि मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, जो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए 4, 5, 10 साल लगाने वाला है, उसको किस तरह से रेवेन्यू और कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करना है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। और ताकि मैं, आप और तीसरा पर्सन सभी सेम तरह का अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करें, इसलिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड is the standardization of practices in accounting treatment of revenue and cost associated with the construction contract। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो भी रिलेटेड हमारी कोस्ट्स वगैरह हैं, वो सब ये इसमें डील करेगा। अच्छा, अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो इसमें डिस्कस किए गए हैं। एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है क्या, इसमें आता क्या है, क्या इंक्लूड किया जाता है और क्या इंक्लूड नहीं किया जाता। चलिए देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 defines a construction contract as a contract specially negotiated for the construction of an asset, for the construction of an asset or combination of assets। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम एक एसेट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स, जैसे पूरा कॉम्प्लेक्स ही बनाने को बोल दिया, जैसे हॉस्पिटल बनाने को बोला, हॉस्पिटल में बहुत अलग अलग चीजें हमें बनानी पड़ती है। आईसीयू वार्ड अलग होगा, जनरल वार्ड अलग होगा, इमरजेंसी के लिए अलग बिल्डिंग बनेगी, है ना। तो एक कॉम्प्लेक्स, पूरा एक बिल्डिंग का ढांचा बनाना है और अलग अलग बिल्डिंग्स भी बनानी है। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट भी हो सकता है, एक सिंगल एसेट, एक सिंगल बिल्डिंग जिसमें 10-12 फ्लोर होंगे, वो भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स दैट आर क्लोजली इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए वो कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर डिजाइन, टेक्नोलॉजी एंड फंक्शंस और देयर अल्टीमेट पर्पस और यूज। हाँ, अगर टेक्नोलॉजी के लिए वो अलग हो जाता है, मान लो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो कॉन्ट्रैक्ट स्मूथली चल रहा था, तब एक कस्टमर ने, जिसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो आके कहता है कि मेरे को एक और चीज कंस्ट्रक्ट करवानी है, के लिए हम अलग फीस लेंगे। लेकिन अगर वो एक अलग डिजाइन है, अलग टेक्नोलॉजी, अलग फंक्शन के साथ हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, तो वो अलग कॉन्ट्रैक्ट हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, हम उसको उसमें ऐड नहीं कर सकते। कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स में हम उसको तब ऐड करेंगे जब उसका डिजाइन, टेक्नोलॉजी, फंक्शन और पर्पस सेम होगा। अगर बिल्कुल ही हटके अलग डिजाइन, अलग कॉम्बिनेशन बन जाता है, अलग टेक्नोलॉजी के साथ हमें वो करना पड़ता है, तो वो फिर एक अलग कॉन्ट्रैक्ट की तरह डील किया जाएगा। तो आगे लिखा है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं,
तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जो मैं हूँ, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ ही हूँ। लेकिन कई बार मेरे को टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, उनकी सर्विसेज़ यूज़ करनी पड़ती हैं, आर्किटेक्चर की सर्विसेज़ यूज़ करनी पड़ती हैं। तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेंगी और उसके चार्जेस भी मेरे को बीच में ऐड करने पड़ेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस डिसाइड करना है ना, तो उसकी सर्विसेज़ के अमाउंट भी मैं ऐड करूँगा। और क्या-क्या ऐड होगा? एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन और डिस्टोरेशन ऑफ एसेट्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट फॉलोइंग डेमोलिशन ऑफ एसेट। अब कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिले जिसमें पहले मेरे को डिस्ट्रक्शन करनी पड़े, कुछ तोड़-फोड़ करनी पड़े। मान लो एक हाईवे कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिला, तो उस हाईवे में मेरे को बहुत सारी ज़मीन बराबर करनी थी, पेड़ काटने थे, सबको साइड पे करना था, है ना? तब जाके मेरे को वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से स्टार्ट करना था। तो उसके पैसे भी मैं ऐड करवाऊँगा कि जो मेरे डिस्ट्रक्शन की, जो मैंने पैसा लगाया, जो मेरी मेहनत मज़दूरी लगी, रोड बनाने से पहले का काम करने से पहले, सब सफाई करने से के लिए, उसके पैसे भी मैं लूँगा और एनवायरनमेंट को जो मैंने हार्म किया, उसको रिस्टोर करने के लिए भी मैं पैसे लूँगा। तो ये सब इंक्लूड किया जाता है कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस के अंदर। So as per the above definition, a construction contract should satisfy the following condition. सबसे पहला, इट इज अ नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कस्टमर और कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं और प्राइस के बारे में मोल भाव कर रहे हैं. द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट एसेट्स. कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट उसी का माना जाएगा जिसमें एक या कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स हमें बनाने को बोला जाएगा. जो इंटरडिपेंडेंसी और जो इंटर रिलेटेडनेस है ना, वो डिपेंड करती है डिजाइन, टेक्नोलॉजी, फंक्शन, पर्पस ऑफ यू, कि किस तरह का पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर किया जाता है. अब नेक्स्ट सी पॉइंट इसमें आ जाता है, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, तो इसमें बेसिकली मेन फोकस किया जाता है कि कैसे हम अपना रेवेन्यू और कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करें. लॉन्ग रन के इवेंट्स को कैसे शॉर्ट रन की हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाए, कि कॉन्ट्रैक्ट तो हमने किया 4, 5 या 10 सालों के लिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमें अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर 12 महीने बाद बनानी होती है. तो मेरी एक सेल है ये, और एक सेल 10 साल चल रही है. तो वो 10 साल जब चल रही है, तो मैं तब तक वर्क इन प्रोग्रेस बताऊंगा. जैसे मान लो आपका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ 2027 में और ये कंप्लीट होगा 2030 में. 3 साल के बीच में मेरी 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी और इन तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरा वर्क क्या शो हो रहा होगा? वर्क इन प्रोग्रेस. तो लॉन्ग रन के इवेंट्स को कैसे एलोकेट करना है, कैसे शॉर्ट रन के अकाउंटिंग पीरियड में हमें लिखना है, यही अकाउंटिंग है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. अब देखो क्या लिखा है, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. बहुत मुश्किल है रे बाबा, सच में. बिकॉज इन मोस्ट केसेस द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सीड्स वन अकाउंटिंग पीरियड. साल से तो ज्यादा ही लगता है. अगर एक साल की बात होती है तब तो कोई चक्कर ही नहीं था. The date on which the contract is commenced and the date on which it is completed fall on different accounting period. यही तो बवाल है, यही तो पंगा है. बिजनेस जब हमने कॉन्ट्रैक्शन का वर्क स्टार्ट किया और कंस्ट्रक्शन का वर्क जब एंड किया, तो उनके अकाउंटिंग पीरियड ही बहुत अलग अलग होते हैं. स्टार्ट किया 2027 में, खत्म हुआ 2030 में. अब इस केस में कितने हमारे अकाउंटिंग पीरियड आए और उस अकाउंटिंग पीरियड में हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा रेवेन्यू, कौन सी कॉस्ट लिखें, यही तो मेन अकाउंटिंग है. So, as per the accounting standard 7, the accounting for such a contract is essentially a process of measuring the result of relatively long term events and allocating those results to relatively short period account period. यानी लॉन्ग रन की कैलकुलेशन को किस तरह से एलोकेट किया जाए कि वो शॉर्ट रन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें रिफ्लेक्ट करे. ठीक है भाई, ये हम देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे रिकॉग्निशन की जाती है. अभी फिलहाल तो हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में. ये हमने ऑलरेडी वैसे देखा जाए तो डिस्कस कर लिया.
आपके जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस और दूसरा कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। दोनों को अभी हमने डिस्कस किया, तो यहाँ तक तो कोई बवाल नहीं होना चाहिए, है ना? कर लोगे ना? इतना तो हो ही जाएगा। फिर भी डेफिनेशन गिवन है, एक बार रीड कर लो, एक बार देख लो। लिखा है, इन द केस ऑफ अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्टी एग्री टू पे द कॉन्ट्रैक्टर अ फिक्स्ड सम, फिक्स्ड, बट समटाइम्स द फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लॉज। ये क्लॉज किसके बारे में होता है? अगर कोई फ्लक्चुएशंस हुई, है ना, लेबर में, मटेरियल के कॉस्ट में या किसी भी तरह की, तो प्राइस जो है वो थोड़ा-सा चेंज किया जा सके। In case cost plus contract, the contractee, the customer, agree to pay the contractor the various allowable cost incurred by the contractor, जो भी अलग अलग खर्चे होंगे, प्लस a fixed percentage of this cost, मार्जिन जो उसको कहते हैं ना, मार्जिन, वो ऐड किया जाए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था कि कई बार क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्सन, एक पर्सन हमें कॉन्ट्रैक्ट देने आया, एक पर्सन हमारे से डिस्कस करने आया, लेकिन उसने एक कॉन्ट्रैक्ट में ही बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्ट्स हमें प्रोवाइड कर दिए। यानी अ, बनाना एक ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उस एक कॉम्प्लेक्स में हमें 12 बिल्डिंग्स बनानी है और वो 12 बिल्डिंग्स के लिए 12 कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आया, 12 प्रपोजल्स हमारे सामने लेके। तो इसका मतलब कई बार हमें एक ही पर्सन के द्वारा दिया गया कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर 12 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऑन द अदर हैंड कई बार क्या होता है कि अलग-अलग पर्सन हमारे पास आते तो हैं, लेकिन वो सब एक साथ मिलकर आते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट ही लाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 15-20 जाने आए हमारे पास। मान लो एक बिल्डिंग मैंने कंस्ट्रक्ट करनी है और उसपे 12 फ्लोर्स मैंने बनाने हैं। 12 जन मेरे पास आए, जिन-जिन का फ्लैट मेरे को बनाना है, वो आए और कहते कि हमें एक बिल्डिंग बनवानी है। तो तब वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट मेरे से एग्री करवाएँगे ना, साइन करवाएँगे। तो कौन से सिचुएशन में बहुत सारे पर्सन आकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं मेरे से और कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें एक पर्सन आके अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकता है एक ही प्लेस के लिए। उसको हमें स्टडी करना है कि कौन-कौन सी कंडीशन। तो सबसे पहले केस नंबर 1, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कवर्स अ नंबर ऑफ एसेट्स, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच एसेट शुड बी ट्रीटेड एज़ अ सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। यानी नंबर ऑफ एसेट्स मेरे पास आई, उन नंबर ऑफ एसेट्स के लिए अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास आया, अलग-अलग प्रपोज़ल मेरे पास आया और उसको मैं अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करूँगा। लेकिन कब? 3 कंडीशंस हैं, अगर तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती हैं, तो हम उन सभी को अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। देखें कैसे? तो फर्स्ट, सेपरेट प्रपोज़ल हैव बीन सबमिटेड फॉर ईच एसेट। हर एक एसेट के लिए मेरे को एक सेपरेट प्रपोज़ल दिया गया है। एक सेपरेट मेरे पास प्रपोज़ल आया है। प्रपोज़ल 1, प्रपोज़ल 2, प्रपोज़ल 3, प्रपोज़ल 4, प्रपोज़ल 5, 5 एग्रीमेंट्स मेरे पास साइन होने आए। तो अगर अलग प्रपोज़ल मेरे पास आया है, तो हम उसको अलग प्रपोज़ल की तरह ट्रीट करेंगे। सेकंड कंडीशन, ईच एसेट हैव बीन सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशन। मैं सभी के लिए अलग से नेगोशिएट कर सकता हूँ, इसका इतना प्राइस नहीं, इसका इतना प्राइस होगा, इसका इतना प्राइस, ये मेरे को पसंद नहीं है, इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। यानी जिसको मैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकूँ सेपरेटली। ये नहीं कि मैंने एक रिजेक्ट किया तो बाकी सब भी रिजेक्ट हो गए, तब तो वो फिर एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। तो अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट तब माने जाएँगे जब सेपरेट प्रपोज़ल मेरे को मिला और सबको मैं नेगोशिएट सेपरेट कर सकूँ और सभी की रेवेन्यू और कॉस्ट को मैं बिल्कुल अलग से आइडेंटिफ़ाई कर सकूँ कि इसका इतना खर्चा होगा, इसकी इतनी रेवेन्यू होगी, इसको मेरे को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इसका प्रपोज़ल मेरे को अलग मिला है। तो अगर तीनों कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती हैं, तो वो हमारा अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, है ना? सेकंड कंडीशन, केस 2, a group of contracts
वेदर विद अ सिंगल कस्टमर और विद सेवरल कस्टमर्स। सर ये क्या लिखा है, क्या कहना चाह रहे हैं? विद अ सिंगल कस्टमर ऑफ द सेवरल कस्टमर, मतलब एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, चाहे 10-15 जन अलग अलग मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए, तो एक कॉन्ट्रैक्ट उसको एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। हाँ, अब ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है ना। अभी मैंने एग्जांपल दी, एक बिल्डिंग बनानी है, उसमें 12 फ्लैट्स हमने बनाने हैं, तो 12 जन अपने-अपने फ्लैट के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए, लेकिन उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया ना उसको, एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट। और ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कंटीन्यूअस चलेगा। पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड फ्लोर बनेगा। ये तो नहीं ना कि सीधा 12वें फ्लोर वाले को मैं पहले फ्लैट दे दूँगा, नीचे वाला कोई ढांचा बना ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो हम अलग-अलग पर्सन के द्वारा मिले गए एक कॉन्ट्रैक्ट को एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास कुछ कंडीशन है। तो कौन-कौन सी कंडीशन है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है, द ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज। जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना अलग-अलग पर्सन के द्वारा, वो एक सिंगल पैकेज की तरह मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी का सेक्रेटरी है, जो सोसाइटी पूरी सोसाइटी डेवलप करने के लिए, पूरी सोसाइटी की बिल्डिंग्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेके आया। सबका अपना-अपना घर, सबका अपना-अपना बिल्डिंग होएगा, हाँ? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कौन लेके आया? सेक्रेटरी। The contract are so closely interrelated that they are in effect part of a single project with an overall profit margin. वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो इंटर रिलेटेड है, इतना इंटर रिलेटेड है कि एक के बिना दूसरा बन ही नहीं सकता, और वो कॉन्टिन्यूसली सीक्वेंस में परफॉर्म होना चाहिए। जैसे कि बिल्डिंग, बिल्डिंग के फ्लोर्स, ऐसे सिचुएशन में हम उसको सेपरेट नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे। और तीसरा केस, a contract may provide for the construction of an additional asset। हाँ, अब कई बार क्या होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमें ओरिजिनली मिला, उस कॉन्ट्रैक्ट में ही हमें कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं लेटर ऑन स्टेज पे। 2024 को हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला, 2027 में हमने कंप्लीट करना था। 2025 में ही वो पर्सन दोबारा से आ गया और कहता कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट तो बनवा ही रहे हैं आपसे, इसमें एक ये भी ऐड कर लो, एडिशनल एसेट। So a contract may provide for the construction of an additional asset at the option of the customer or may be amended to include the construction of an additional asset। मतलब एक और एसेट बना दो ना हमारी, क्या जाता है। अब इसमें ऑब्वियसली अलग एसेट बनाने का चार्ज तो अलग लगेगा, है ना। तो उस सिचुएशन में द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एडिशनल एसेट शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। उसको हम अलग कॉन्ट्रैक्ट तब मानेंगे जब द एसेट डिफर्स सिग्निफिकेंटली, जब एसेट जो हमें बाद में बताई गई ना कि ये भी बना दो, वो बिल्कुल ही अलग है, उसका डिजाइन, टेक्नोलॉजी, उसका फंक्शन अलग है। हाँ, अगर वो सेम है, डिजाइन फंक्शन में सेम है, तो कोई चक्कर नहीं, हम उसको उसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका पैसा अलग लगेगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही डिफर है डिजाइन में, टेक्नोलॉजी में, फंक्शन में, तो फिर तो उसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और उसका प्राइस हम सेपरेटली नेगोशिएट करेंगे। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसका कोई लेना देना नहीं होगा। इतना समझ आ गया। 3 केस हैं, तीनों केस में अलग-अलग टॉपिक आपको समझाए गए हैं। चलिए अब थोड़ा, ये एक चार्ट है जो मे बी आपको हेल्प करेगा, एक बार इसको गो थ्रू हो जाइए। वही समझाया गया जो मैंने अभी आपको समझाया, कुछ अलग नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं। ऐसे ही ये भी एक चार्ट है जो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए अब एक एग्जाम्पल के साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है। एग्जाम्पल में हमें बहुत ध्यान से समझना, ये जो अभी हमने 3 केस किए ना उसके ऊपर बेस्ड एक छोटी सी एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमें कह रहे हैं एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, अ कंस्ट्रक्शन वर्क अंडरटेक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। एक्स वाई जेड ने एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का कॉन्ट्रैक्ट उठाया, हाँ, उठा लिया मतलब जमीन से उठा लिया।
मतलब बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको। इट हैज सेपरेट प्रपोजल रेज्ड फॉर ईच यूनिट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में जितनी अलग अलग बिल्डिंग्स बनेंगी, जो जो चीजें बनेंगी, उनका हर एक के लिए अलग हमें एक प्रपोजल मिला। Since each unit is subject to a separate negotiation, he is able to identify the cost and revenue attribute to each unit. क्योंकि हर एक कॉम्प्लेक्स के लिए हमें अलग प्रपोजल मिला, तो नेगोशिएशन भी अलग चल रही है, कोस्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी अलग चल रहा है। तो अब आपको आंसर क्या करना है? Should XYZ Limited trade construction of each unit as a separate construction contract according to Accounting Standard 7? Yes or no? क्या हम इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माने या फिर इसको एक ही कॉन्ट्रैक्ट माने, क्योंकि एक ही कंपनी के द्वारा हमें दिया गया है इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा? यहाँ पर अप्लाई होगा केस नंबर 1, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हम मानेंगे ना इसको। केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग सेपरेट प्रपोजल मिलना, सेपरेट नेगोशिएशन होना, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर पाना, कोस्ट और रेवेन्यू अलग आइडेंटिफाई होना। केस 1, यस, हम इसको सेपरेट ही मानेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। अब ये पोर्शन जो है ना, वो थोड़ा सा आप कह लीजिए टिपिकल है, डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन बेस्ड है। हालांकि इतना नहीं है, हम इसको एग्जांपल के साथ अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अब इसके ऊपर प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी, नेक्स्ट सेशन उसके ऊपर होगा, लेकिन फिलहाल हमें ना सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो पता लगा। टोटल रेवेन्यू, कौन से ईयर में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो बात की बात है। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होता क्या है और कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में कौन कौन से रेवेन्यू ऐड किए जाते हैं। तो ध्यान से देखो और ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा गया है इनिशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और प्राइस एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में मेरे कस्टमर ने जो इनिशियल अमाउंट एग्री की, वही मेरा रेवेन्यू है। यानी हमारी एग्जांपल में 50 करोड़, अगर आपने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट में 50 करोड़ एग्री हुआ, तो 50 करोड़ मेरा रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, इनिशियल डायरेक्ट जो मेरा रेवेन्यू। बट सेकेंड पॉइंट, रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम वेरिएशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट वर्क, claims, incentive payments to the extent that is probably that they will result in a revenue and are capable of being reliably measured, वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। क्या 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 सर, क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, थोड़ा डिटेल में बताओ। डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की बात करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में सबसे पहली चीज आती है जो इनिशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू होती है, जो हमें डिसाइड हुआ कि भाई इतने का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इतने की हम ये पूरा कंस्ट्रक्शन करके देंगे, जो कि मान लो है 50 करोड़। इसके साथ साथ जो अदर इनकम्स होती हैं, में आ जाती है वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट वर्क। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन इन अ इंस्ट्रक्शन, वेरिएशन इज एन इंस्ट्रक्शन by the customer for a change in the scope or the work to be performed under contract। यानी आप हो कस्टमर और आपने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट देने के टाइम पर जो बताया, अब उसमें आप वेरिएशंस चाहते हो, चेंजेस चाहते हो, कुछ अपना अडेप्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी तो पैसा लगेगा ना। अगर तो मान लो आपने 11 बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने कह दिया 11 नहीं 10 चाहिए, रेवेन्यू मेरा थोड़ा कम हो जाएगा, कि आपने एक बिल्डिंग बनाने से मना कर दिया। वहीं अगर 11 से आपने 12 बिल्डिंग बनाने को कहा, तो मेरा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए ना। जो वेरिएशन आएगी वो तो फिर मेरे को उसका पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी बहुत तरह की वेरिएशंस अगर कस्टमर डिमांड करता है, स्कोप और वर्क के अकॉर्डिंग वेरिएशंस आती है। तो ये हो गया अदर इनकम में वेरिएशन अगर आपको चाहिए तो। दूसरा आ जाता है क्लेम्स। अब ये क्लेम्स क्या होते हैं? क्लेम इज एन अमाउंट दैट द कॉन्ट्रैक्टर सीक्स टू कलेक्ट फ्रॉम द कस्टमर और अनदर पार्टी एज रीइंबर्समेंट फॉर द कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे काम अचानक से सामने आ जाते हैं जिसकी कॉस्ट हमने पहले एग्रीमेंट में एग्री नहीं की होती, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कॉस्ट इंक्लूड करना भूल गया। ऑब्वियसली जिस एरिया को मैं अंडरटेक करूंगा,
उसमें इन्वायरमेंट का तो नुकसान होगा ना, वहाँ के पेड़ कटेंगे, वहाँ का हैबिटेट नुकसान होएगा, पॉल्यूशन जनरेट होएगी, तो उसकी कॉस्ट भी तो मेरे को कवर करनी है आपसे। कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हो, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। तो कोई भी ऐसा वर्क जो मतलब छूट गया, जिसके प्राइस हम इंक्लूड नहीं कर पाए, कोई भी ऐसा रीइंबर्समेंट जो मेरे को चाहिए, वो मेरे को मिलना चाहिए। या फिर कह लो कि ऐसा प्राइस जो पहले ऐड नहीं हुआ। मान लो मेरे को कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक नक्शा बना के उस नक्शे को पास करवाना था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन वो मैं प्राइस ऐड नहीं कर पाया। बाद में मेरे को याद आया जब उसको मैं अप्रूव करवाने गया, तो उसका प्राइस भी आपको देना होगा। तो कोई भी क्लेम। और तीसरा क्या है? इंसेंटिव पेमेंट्स। अब ये इंसेंटिव पेमेंट्स क्या होती हैं? कई बार क्या होता है कि आप एक एग्रीमेंट में ये लिख देते हो कि टाइम से पहले अगर कॉन्ट्रैक्टर ने यानी मैंने आपको काम कंप्लीट करके दे दिया, तो आप मेरे को कुछ इंसेंटिव दोगे। 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी आपको लगता है। तो वो भी मेरा एक तरह से रेवेन्यू है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम डिले हो जाने पर पेनल्टी नहीं लगेगी, पेनल्टी भी लग सकती है। तो डी पॉइंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं पेनल्टी का। मतलब अगर जो टाइम डिसाइड हुआ उससे ज़्यादा टाइम मैंने ले लिया, तो मे बी आप पेनल्टी चार्ज कर सकते हो, तब मेरा रेवेन्यू माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो incentive payments are additional amounts payable to the contractor if the specified performance standards are met or exceeded। टाइम पर सही काम सही समय पे आपको करके दे दिया तो इंसेंटिव मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। गलत काम करके दिया या फिर टाइम पर नहीं दिया तो पेनल्टी लगेगी और रेवेन्यू कम हो जाएगा। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अब तक जितने आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझाए, अगर तो वो आपके माइंड में है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। करें ट्राई, बहुत इजी है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो हम तो करवा ही रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि ए बी कंस्ट्रक्टर entered into a contract on 1st January 2024 with XY। अब यहाँ पर ए बी कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क है, और XY ए बी contractors enter into a contract on 1st January 2024 with XY to construct a 5 stories building। XY हमारा कस्टमर हो गया, मतलब सिंपल 5 stories बिल्डिंग हमने बनानी है, 5 स्टोरी है ना, 5 माले वाली बिल्डिंग। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एबी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इन 3 इयर्स। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब 31 दिसंबर 2027 तक हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन हमें दी गई। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट एस्केलेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया कि जो प्राइस हमारा फिक्स होगा उसमें एस्केलेशन लगाई जाएगी मटेरियल कॉस्ट की, यानी मटेरियल कॉस्ट जो है अगर 20% से बढ़ गई, यहाँ पर कॉस्ट क्या आएगी ना, तो मटेरियल कॉस्ट अगर 20% तक बढ़ गई तो कोई चक्कर नहीं, 20% से ऊपर अगर कॉस्ट बढ़ जाती है तो वो हम नहीं बियर करेंगे। मतलब कस्टमर कहता वो हमारा नहीं होगा, वो आप बियर करोगे। 20% तक अगर चेंज आता है मटेरियल कॉस्ट में तो ठीक है, वो हम आपको एड ऑन दे देंगे, जो कॉस्ट आएगी उसमें हम 20% तक का कॉस्ट कवर कर देंगे। लेबर कॉस्ट एस्केलेशन अप टू 30%, लेबर का हम 30% तक रिकवर करके दे देंगे, यानी अगर लेबर की वेजेस बढ़ जाती हैं तो वेजेस 30% तक हम पे कर देंगे, बढ़ी हुई वेजेस, उससे ऊपर वाली हम नहीं देंगे। इन केस ए बी इज एबल टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन लेस देन 2 years and 10 months। अगर ए बी कंस्ट्रक्टर जो है वो 2 साल 10 महीने के भीतर में काम कर देता है, यानी ए बी हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर फर्स्ट हमने डिसाइड किया। अगर तो ए बी जो है, एक्स वाई कह रहा है, ये एक्स वाई ए बी को कह रहा है कि अगर आप 2 साल 10 महीने के बीच में काम खत्म करके दे देते हो, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना, 2 साल 10 महीने के बीच में अगर काम खत्म कर देते हो तो हम 5 लाख आपको इंसेंटिव भी देंगे। ठीक है। However, in case the construction is delayed below 3 years and 2 months, अगर 3 साल 2 महीने से ऊपर टाइम लगा, 3 साल तक तो ठीक है, लेकिन अगर 3 साल 2 महीने से ज़्यादा टाइम लगा
तो 20 लाख की पेनल्टी भी लेंगे आपसे। At the start of the construction, AB has a reason to believe that the construction will be completed in 2 years 8 months. AB कहता कि भाई हम तो एक्सपर्ट हैं, हम तो 2 साल 8 महीने में काम कर देंगे। बट जब एक्चुअल काम हुआ तो 2 साल 9 महीने लगे। तो कोई बात नहीं, बढ़िया है ना, 2 साल 10 महीने तक का टाइम था, तो 2 साल 9 महीने में काम कंप्लीट हो गया, चलेगा, बढ़िया है। हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब हमें इंसेंटिव भी मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आई थिंक एक चीज़ कोई मिसिंग है, तो प्राइस तो नहीं मिसिंग है कहीं पर, कंस्ट्रक्शन प्राइस कितना है? मिसिंग है ना वो? तो अपनी तरफ से हम डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स से कि कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 करोड़ की है, ठीक है? 5 फ्लोर बिल्डिंग्स बनाने के लिए 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है? तो ठीक है, हमें इसमें फाइंड क्या करना है वो भी देखेंगे, लेकिन आगे पहले रीड करते हैं। आगे हमें कह रहे हैं लेबर कॉस्ट वाज़, यहाँ तक हमने रीड कर लिया था, यहाँ तक समझ आ गया कि 5 करोड़ जो हमारा ओरिजिनल प्राइस था, उसमें हमें 50 लाख और मिलेंगे क्योंकि हमने 2 साल 10 महीने से पहले काम खत्म करके दे दिया। आगे कह रहे हैं द लेबर कॉस्ट वाज़ ओरिजिनली एस्टिमेटेड टू 1.2 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख का खर्चा होगा लेबर के ऊपर। हाउएवर द कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 25% ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। 25% कॉस्ट बढ़ गई। अब बढ़ी हुई कॉस्ट का एस्केलेशन क्लॉज अगर तो है, तो ये पैसे भी हमें ऐड ऑन मिलेंगे। अगर नहीं क्लॉज बना तो वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर क्लॉज बना हुआ है ना, 30% तक का, 30% तक का अगर वेज में राइज होता है, लेबर ज्यादा पैसा मांगती है, तो कोई बात नहीं, उसका पैसा हम कहाँ से ला कर देंगे? एक्स वाई को कहेंगे कि लेबर ज्यादा पैसा मांग रही है, तो वो पैसा दो, यानी ये पैसा भी हम रिकवर कर सकते हैं, ये भी हमारे रेवेन्यू का पार्ट बने। आगे कह रहे हैं मटेरियल कॉस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 40% ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई। जो मटेरियल कॉस्ट है वो 40% से बढ़ जाती है, और 40% से बढ़ के कितनी हो जाती है? द टोटल इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट ड्यू टू द 40% एस्केलेशन इज 8 लाख। 40% से बढ़ती है हमारी मटेरियल कॉस्ट, और 80 लाख हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। अब इसके बारे में क्लॉज क्या बना हुआ है? इसके बारे में क्लॉज ये बना हुआ है कि अगर तो कॉस्ट 20% से बढ़ेगी तो कोई चक्कर नहीं, 20% जो कॉस्ट बढ़ी है उसका खर्चा भी हम एक्स वाई से ले सकते हैं। लेकिन 40% बढ़ गई तो आधा खर्चा तो हम एक्स वाई से ले ही सकते हैं ना। तो 80 लाख का आधा यानी 40 लाख हम अपने रेवेन्यू में ऐड कर देंगे। वो पैसा हम कहाँ से लेंगे? एक्स वाई से लेंगे। हमें फाइंड क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट व्हाट शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इन अबव केस। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना होगा बताइए? तो ठीक है ना, यहाँ पर हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा 5 करोड़ है, ये हमारा नॉर्मल डायरेक्ट रेवेन्यू है, इनिशियल एग्रीड अमाउंट। इनिशियल एग्रीड अमाउंट में अब हम ऐड करते हैं जो एक्स्ट्रा क्लेम्स हैं, क्लॉज हैं। तो सबसे पहले तो लेबर क्लॉज की बात करते हैं। अच्छा, लेबर क्लॉज से पहले भी इंसेंटिव की बात करते हैं। 50 लाख हमें इंसेंटिव मिलेगा, यानी 0.5 करोड़ हमारा इंसेंटिव हो गया, क्योंकि हमने टाइम से पहले काम खत्म कर दिया, 2 साल 9 महीने में। 2 साल 10 महीने का टाइम मिला था, याद है ना? अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्लेम्स हमारे, ऐसे पैसे जो बाद में फ्लक्चुएट होने लगे। सबसे पहले लेबर कोस्ट। लेबर कोस्ट का क्लॉज एंटर हुआ था 30%, यानी 30% तक अगर बढ़ गया ना वेज, तो हम ये पैसा एक्स वाई से लेंगे। हमारा तो 25% ही बढ़ा, मतलब सारा का सारा पैसा एक्स वाई से लिया जा सकता है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1.2 करोड़ का 25% कितना आएगा? ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 लाख, है ना? एक बार चेक कर लो, 25% ही था ना?
Labor cost were originally estimated based on the initial wage. However, the cost have increased by 25%. ठीक है, 25%। अब इसमें हम एक और क्लेम ऐड करेंगे, लेकिन वो आएगा सिर्फ और सिर्फ आपका 0.4 करोड़। 4 करोड़ ना? हाँ, क्योंकि देखो सिंपल है, हमारा जो था वो 20% तक एस्केलेशन एंटर हुआ था कि 20% तक का पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो कवर किया जाएगा, उसका पैसा हम एक्स वाई से ले सकते हैं। लेकिन हमारा तो 80 लाख हो गया जो कि 40% है, तो आधा हमें मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रेवेन्यू कितना हुआ, प्लस कर दो, है ना। 5 9 9 10 11 12 1 कैरी 6.2 करोड़। तो 6.2 करोड़ हमारा रेवेन्यू हो। तो दिस इज हाउ द रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड। रिकॉग्नाइज नहीं, रिकॉर्डेड कैसे करना है, मतलब टोटल रेवेन्यू कितना है वो हमने अभी सीखा। आई होप यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए, अब इसके बाद अगर मैं आपको कहूँ, एक इसमें एक पॉइंट ऐड करते हैं, वही एडिशन। Assume that in a year 2026, XY has requested AB to increase the scope of contract and additional floor is required to construct it and there is an increase in the contract fee by 1 crore. AB ने मतलब XY ने AB को कहा कि हमें ना एक और फ्लोर चाहिए, 6th फ्लोर। तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए ना। हमने कहा चलो 1 करोड़ और लगेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है वो पहले 6.2 करोड़ था, इसमें 1 करोड़ और ऐड कर दीजिए जो एडिशनल हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ी, तो ये आ गया 7.2 करोड़। बट AB has incurred a cost of 20 lakh for getting the local authority approvals। अब इसके लिए 20 लाख का खर्चा और करना पड़ा ताकि हम अप्रूवल ले सकें। तो ये खर्चा भी तो हम जो XY है उसी से मांगेंगे, कस्टमर से, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा 0.2 करोड़। तो टोटल रेवेन्यू अब कितना हो जाएगा, 7.4 करोड़। कॉन्सेप्ट समझे ना कैसे करना है। अच्छा, तो ये था कोस्ट के रेवेन्यू के बारे में। अगर हम कोस्ट के बारे में बात करें, लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर के लिए, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करें। कोस्ट के बारे में बात करें तो कौन कौन सी कोस्ट कॉन्ट्रैक्ट में काउंट की जाती है? 3। पहली, कोस्ट दैट आर रिलेटेड डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। वो खर्चा जो कोस्ट जो वो कोस्ट जो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ी हुई है। मैंने उस बिल्डिंग को बनाने के लिए 5 या 6 फ्लोर की बिल्डिंग को बनाने के लिए जितना खर्चा होना है मेरा डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो पैसा मेरा लगना है कि मटेरियल के ऊपर, उसकी लेबर के ऊपर, मैं किसी और प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 5 फ्लोर वाली बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। उसको बनाने के लिए जितना मेरा खर्चा लगेगा, जो डायरेक्ट लेबर होगी, जो इनडायरेक्ट लेबर होगी, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो सारे, नंबर 1। नंबर 2, costs that are attributable to contract activity in journal and can be allocated to the contract। अब देखो, जो डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली वो तो आएगी। अब मैंने इनडायरेक्टली भी बोला ना, लेकिन वो इनडायरेक्टली कौन सी कोस्ट आएगी? इनडायरेक्ट कोस्ट कैसे? डायरेक्ट कोस्ट तो पता लगाना, ठीक है, इनडायरेक्ट कोस्ट कैसे? मान लो कि मेरा एक जनरल मैनेजर है, मेरा एक आर्किटेक्टर है जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, तो उसको मैं जो भी सैलरी देता हूँ वो मैं हर एक प्रोजेक्ट को लगाने के लिए देता हूँ ना। तो मैं जितनी सैलरी उसको देता हूँ वो मैं एलोकेट कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा बाय नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। मान लो मैंने एक आर्किटेक्टर को या एक मैनेजर को 10 कॉन्ट्रैक्ट दिए हों और उनकी सैलरी है 20 लाख रुपीज, 10 प्रोजेक्ट दिए, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी ऑन एन एवरेज हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं उसको 2 लाख रुपए देगा। ये मैंने एक वैसे प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेशन की, बट वो ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए आपको इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने, इतनी ज़्यादा डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत है नहीं। तो डायरेक्ट कॉस्ट तो वो कॉस्ट होगी जिसको हम डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो जिसको एलोकेट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितने कॉन्ट्रैक्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरा, सच अदर costs as are specially chargeable to the customer under the terms of the contract। इसके अलावा और कोई भी कोस्ट जो डायरेक्टली हम कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं वो भी इसका पार्ट बन सकती है।
तो बस इतना ही प्रोसेस है, इतना ही कॉन्सेप्ट है कोस्ट को लेकर। आज का लेक्चर इतना ही। आने वाले सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कैसे कोस्ट और रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन।